देखिए, अगर आप भी परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। जी हाँ, क्योंकि लेटेस्ट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन अभी-अभी जारी हुआ है और ये आप मान के चलिए, अगर आप दिल्ली एनसीआर के अंदर पढ़ाना चाहते हैं और वो भी गवर्नमेंट परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं, किस तरह से अप्लाई करना है, क्या पूरा प्रोसेस होने वाला है, कौन-कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए अप्लाई करने से पहले, सब कुछ हम आपको बताने वाले हैं और वो भी ऑफिशियल वेबसाइट से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर एक इन्फॉर्मेशन वक्त रहते हुए आपके पास पहुंच जाएगी और आप अगर इंटरेस्टेड हो तो अप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल अलग अलग डिपार्टमेंट से वैकेंसी आई हुई हैं और अच्छी खासी बम्पर वैकेंसी आई हुई हैं और सबकी सब जो है यहाँ पर परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी होने वाली हैं। वैसे तो यहाँ पर एसोसिएट की भी हैं, लेकिन हम आपके साथ जो डिस्कस करने वाले हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर डिस्कस करने वाले हैं ओनली। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले ये समझना चाहिए, गाइडलाइन फॉर स्क्रीनिंग कम असेसमेंट ऑफ द कैंडिडेट फॉर डायरेक्ट अपॉइंटमेंट। अब यहाँ पर स्क्रीनिंग क्राइटेरिया इन्होंने क्या रखा है तो मैं आपको क्लियरली यहाँ से पे समझा देता हूँ। यहाँ पर आपका रिटन टेस्ट होने वाला है, रिटन टेस्ट प्लस आपका एपीआई स्कोर होगा और यहाँ पर एपीआई स्कोर बिल्कुल अलग तरीके से ये लोग निकालना है। अभी तक मैंने जितने भी आपको एपीआई स्कोर निकालने के तरीके बताएं ये बिल्कुल अलग है, तो काफ़ी गौर से सुनने वाली बात है और कंप्लीट सुन लेना तभी यहाँ पर अप्लाई करना। जितने भी मैंने और यूनिवर्सिटी में एपीआई स्कोर निकालने का तरीका बताया उससे बिल्कुल डिफरेंट तरीका होने वाला है आज, बिल्कुल अलग तरीका, तो ये सुनना आपको बहुत ज़रूरी है। देखिए, आपका रिटन टेस्ट होगा प्लस एपीआई स्कोर देखा जाएगा, उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और इंटरव्यू में आपका फाइनल सिलेक्शन डिसाइड होगा इंटरव्यू के अंदर। ठीक है ना, अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें किस तरह से होने वाली हैं उसे भी समझ लेते हैं। ठीक है ना, और मिनिमम यहाँ पर जो आपका देखिए, द कैंडिडेट मस्ट स्कोर मिनिमम 30%। अगर आप जनरल हैं, ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं तो कम से कम 30% तो आपको रिटन टेस्ट प्लस एपीआई में लाना ही पड़ेगा, ये यहाँ पर बोल रहे हैं। ठीक है ना, इसके अलावा अगर 25% की अगर हम बात करें तो ये इन लोगों के लिए, एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए, इन्हें 25% कम से कम लाना पड़ेगा रिटन टेस्ट प्लस एपीआई में, तब इन्हें जो है इंटरव्यू के लिए और टीचिंग एप्टीट्यूड असेसमेंट के लिए बुलाया जाएगा। ओके, चलिए, यहाँ पर ये मतलब पूरा पॉइंट्स वगैरह दे रखा है। देखिए, अब तक हमने जितने भी एपीआई स्कोर निकालने का तरीका बताया था उससे बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है। यहाँ पर इस साइड में असिस्टेंट प्रोफेसर का, इधर एसोसिएट प्रोफेसर का है, तो काफ़ी यहाँ पर मिला जुला हो रहा है, इसलिए मैंने इसे अलग से आपको समझाने के लिए अलग से एक पेज खोल रखा है। आप यहाँ से समझ जाइए कि आपका एपीआई स्कोर कैसे निकलेगा। ठीक है ना, ये मैंने अलग से यहाँ पर रिसर्च करके इस पर बनाया है। ठीक है ना, अब असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए यहाँ पर आपको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है एपीआई स्कोर को, ये समझना जरूरी है। तो पहला पार्ट जो है आपका एकेडमिक स्कोर है जो कि 50 मार्क्स का होने वाला है, 50 मार्क्स का होने वाला है, और दूसरा पार्ट जो पार्ट बी है उसमें एक्सपीरियंस आपका देखा जाएगा और रिसर्च की परफॉर्मेंस देखी जाएगी। आपने रिसर्च वगैरह कर रखी है, उसमें आपकी क्या परफॉर्मेंस है वो भी 50 नंबर की रहने वाली है। तो एपीआई स्कोर को इन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, पार्ट ए और पार्ट बी, और दोनों को मिलाकर 100 मार्क्स का आपका एपीआई स्कोर होने वाला। पार्ट ए में क्या दे रखा है, यहाँ समझने वाली पॉइंट ये है कि पार्ट ए में आपको मैक्सिमम मार्क्स कितने मिल सकते हैं, 50 मार्क्स मैक्सिमम मिल सकते हैं। अगर हम बात करें यूजी की, अगर हम यूजी की बात करें, जैसे बीटेक कर रखा है, बीई कर रखा है, बीएससी कर रखा है आपने, ठीक है ना, तो इन सब में अगर आपकी फर्स्ट डिवीजन थी या फिर फर्स्ट क्लास से आपने पास करा था तो 5 नंबर उसमें मिल जाते हैं। अगर आपके 75% से ज्यादा थे या फिर 75% थे तो आपको 8 नंबर मिल जाएंगे। इसी तरीके से अगर आपके ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ यूजी की, यूजी स्कोर की बात कर रहा हूँ, अगर आपने 85% या उससे ज्यादा अगर परसेंटेज हासिल करी थी यूजी के अंदर तो आपको 10 नंबर यहां से भी मिल जाएंगे। ठीक है ना, इनमें से देखिए, अब यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है ये आप पढ़िए, इनमें से हाईएस्ट एप्लीकेबल मार्क्स मिलते हैं, जोड़कर नहीं मिलते हैं। कहीं आप इन्हें जोड़ने मत बैठ जाना, ये अलग अलग हैं, आप किसके लिए एप्लीकेबल है उसके हिसाब से आपको यहां पर नंबर मिल जाएंगे। अगर हम बात करें पीजी की, पीजी नंबर की अगर हम बात करें तो यहां पर पीजी नंबर में अगर मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो 15 मैक्सिमम मार्क्स आपको मिल सकते हैं। और यहां पर अगर आप देखें
तो 85% से अगर ऊपर आपकी परसेंटेज है तो 10 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पर अगर आपने मास्टर डिग्री कर रखी है और उसमें अगर आपने रिसर्च पेपर पब्लिश कराया है तो 10 मार्क्स ये, और 5 नंबर यहाँ पर ये इसके रहेंगे, मतलब रिसर्च पेपर या फिर थीसिस वगैरह आप जो भी से बोल सकते हैं मास्टर डिग्री के बेसिस पर। तो यहाँ पर मैक्सिमम आपको 15 नंबर मिल सकते हैं उन कैंडिडेट्स को जिन्होंने मास्टर डिग्री करते वक्त एक कोई थीसिस लिखी है, कोई रिसर्च पेपर लिखा है, उन लोगों के लिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर हम आगे पॉइंट्स देखें तो यहाँ पर अगर हम पीएचडी की बात करें तो पीएचडी में कम से कम मैक्सिमम मार्क्स आप कितने हासिल कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप मैक्सिमम जो है 20 मार्क्स हासिल कर सकते हैं। कितने मार्क्स हासिल कर सकते हैं? 20 मार्क्स मैक्सिमम हासिल कर सकते हैं। और इसी तरीके से अगर हम बात करें, जैसे आपने नेट क्वालिफाई कर रखा है तो आपको 3 नंबर मिलेंगे, अगर आपने जेआरएफ क्वालिफाई कर रखा है तो 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर हम पार्ट ए का टोटल करें तो पार्ट ए का टोटल जब आप करेंगे तो यूजी, पीजी, पीएचडी और नेट गेट अगर सब आप मिला लेंगे तो यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स आपके 50 होने वाले हैं। इसी तरीके से अगर हम पार्ट बी की बात करें जहाँ पर रिसर्च और एक्सपीरियंस आपका देखा जाएगा, रिसर्च की परफॉर्मेंस देखी जाएगी, तो उसमें आप कितने मैक्सिमम मार्क्स ले सकते हैं। देखिए पॉइंट नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, टीचिंग या फिर रिसर्च या फिर इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस में आप मैक्सिमम 10 मार्क्स ले सकते हैं। अब किस तरह से अलग अलग ले सकते हैं तो वो ये पॉइंट्स दे रखे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर आपने रिसर्च पेपर पब्लिकेशन कराएं तो यहाँ पर मैक्सिमम 15 मार्क्स आप ले सकते हैं, ठीक है ना। मैक्सिमम 15 मार्क्स आप ले सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपने बुक पब्लिश कराई है, बुक लिखी है आपने, तो बुक के भी जैसे आपने इंटरनेशनल पब्लिकेशन में कराएं तो भैया 3 नंबर हर एक बुक के आपको मिल जाएंगे। अगर नेशनल पब्लिकेशन में कराएं तो भैया 2 नंबर हर एक बुक के मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर है इंपॉर्टेंट पॉइंट। रिसर्च प्रोजेक्ट अगर आपने करे हैं तो देखिए अलग अलग प्रोजेक्ट के अलग अलग नंबर यहाँ पर रहते हैं पर प्रोजेक्ट के। जैसे 15 लाख से ऊपर का प्रोजेक्ट आपने करा था तो उसके जो है 8 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। और इसी तरीके से अलग अलग जो है प्रोजेक्ट के अलग अलग नंबर आपको मिल जाएंगे। पेटेंट्स अगर आपने कराए हैं तो अवार्ड्स के पेटेंट अगर आपने कराए तो 6 नंबर आपको हर एक पेटेंट का मिल जाएगा। और अगर आपने पब्लिश्ड पेटेंट कराए हैं तो 1 पेटेंट हर एक पेटेंट का मिल जाएगा, ठीक है ना। और नंबर आपको मिल जाएगा। पब्लिश्ड पेटेंट के मैक्सिमम 3 मार्क्स ही आपको मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। देखिए ये समझाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इन्होंने ना पूरा का पूरा तरीका ही बदल दिया है। ये नेताजी सुभाष चंद्र यूनिवर्सिटी है दिल्ली के अंदर, एनसीआर दिल्ली एनसीआर के अंदर ये यूनिवर्सिटी। और इनका जो एपीआई स्कोर निकालने का तरीका है वो औरों से अलग है, बिल्कुल अलग है। मैंने अभी तक ऐसा नहीं तरीका देखा, ये सबसे अलग है। रिसर्च गाइडेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं 7 मार्क्स मैक्सिमम आपको मिल सकते हैं। अगर आपने पीएचडी कराई है अपने अंडर में तो उसकी बात चल रही है, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर आपने एकेडमिक रिकॉग्निशन या फिर फेलोशिप अगर ली है तो यहाँ पर भी उसके मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ये आप देख लेना। अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि हर एक चीज़ बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। पार्ट बी आप देख लें तो पार्ट बी में जैसे आपका एक्सपीरियंस है, पब्लिकेशन है, प्रोजेक्ट है, पेटेंट्स है, गाइडेंस है और रिकॉग्निशन है, तो सबको मिलाकर 50 मार्क्स आपके मैक्सिमम यहाँ से भी हो जाएंगे। अब फाइनल आपका जो एपीआई स्कोर निकलेगा वो A+B, मतलब जो एकेडमिक है और आपका जो ये है ये वाला, ठीक है ना, ये वाला पार्ट, तो दोनों को मिलाकर यहाँ पर मैक्सिमम आपका 100 हो जाएगा एपीआई स्कोर, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट शॉर्टलिस्टिंग रूल्स क्या है, महत्वपूर्ण बातें क्या हैं। अब यहाँ पर ये देखिए जनरल, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को कम से कम 30 मार्क्स तो लाने पड़ेंगे एपीआई स्कोर में। और अगर आप एससी, एसटी या फिर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं तो कम से कम 25% मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट बात है, लाने होंगे ताकि उन्हें आगे टीचिंग एप्टीट्यूड प्लस इंटरव्यू में बुलाया जा सके। बेसिकली बात यही है कि यहाँ पर आपको ये सारे नंबर लाने पड़ेंगे तभी आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद एपीआई स्कोर से आपको गुजरना पड़ेगा, उसके बाद आपका फाइनल इंटरव्यू होगा। तो ये है। अब चलिए यहाँ पर वैकेंसी वगैरह के बारे में भी हम कंप्लीट जानकारी देख लेते हैं। किस किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। अभी थोड़ा सा ऊपर जाएंगे ना, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये यूनिवर्सिटी है नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी, नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। ये कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर है। ये कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर है। और कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं? तो भैया 26/5/2026 से लेकर आप 30/6/2026 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी हार्ड कॉपी भी आपको सबमिट करनी पड़ेगी। अब अगर हम वैकेंसी की बात करें तो देखिए यहाँ पर परमानेंट लेवल की जो वैकेंसी हैं और उसकी सैलरी भी यहाँ पर मेंशन कर रखी है। ये देख सकते हैं आप, पे स्केल देख सकते हैं इसका 57,700 से लेकर 1,82,400। लेवल 10 की ये वैकेंसी है। और इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? तो बायोलॉजिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग है,
जिसमें 4 वैकेंसी हैं टोटल। केमिस्ट्री में आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 वैकेंसी हैं। डिज़ाइन के अंदर यहाँ पर 8 वैकेंसी हैं और जियो इन्फॉर्मेटिक्स में यहाँ पर 6 वैकेंसी हैं। मैथमेटिक्स में आप देख सकते हैं यहाँ पर 14 वैकेंसी हैं और फिजिक्स में आप देख सकते हैं 5 वैकेंसी हैं। टोटल 39 वैकेंसी हैं। कितनी है? 39 यहाँ पर टोटल वैकेंसी हैं। चलिए कुछ और इम्पॉर्टेंट डिटेल है तो वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। स्क्रॉल डाउन करके जल्दी जल्दी सारी चीज़ें हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहले आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है, उसके बाद उसकी हार्ड कॉपी निकलवानी है और उसमें जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो उसमें अटैच करने हैं और उसके बाद यूनिवर्सिटी के एड्रेस पर मतलब रजिस्ट्रार ऑफिस में आपको भेज देना है। और एनवलप पर ये सारी चीज़ें मेंशन कर देना, ऊपर सारी चीज़ें ऊपर मेंशन कर देना है। स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको अप्लाई करना है और ये एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है, वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी में आती है दिल्ली के अंदर और बहुत ही शानदार यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की तो देखिए एलिजिबिलिटी क्या है, क्लियरली समझ लीजिए। पहली बात तो आपका मास्टर डिग्री कंप्लीट होना चाहिए, मास्टर डिग्री कंप्लीट होना चाहिए और मास्टर डिग्री में कम से कम मिनिमम 55% होने चाहिए आपके असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। और इसके साथ साथ आपने नेट क्वालिफाई कर रखा हो या फिर आपके पास पीएचडी हो तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर पढ़ लेना। ये सारे पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ। अब बेसिकली ये है कि जिन कैंडिडेट्स ने 2009 से पहले पीएचडी कर रखी है तो वो ओनली पीएचडी के बेसिस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। उस केस में उनके पास नेट नहीं भी है तब भी वो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं पीएचडी के बेसिस पर। अगर हम बात करें भाई पीएचडी के बेसिस पर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो पीएचडी आपकी रेगुलर मोड की होनी चाहिए, डिस्टेंस मोड की नहीं चलेगी। और ये सारे पॉइंट्स आप पढ़ लेना, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये वाले जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं। बाकी हाँ कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जैसे कि इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट वहाँ पर नेट सेट होता ही नहीं है तो वहाँ पर मास्टर डिग्री के बेसिस पर आप अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली। चलिए ये पॉइंट्स भी हो गए। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स अगर हैं तो वो भी हम देख लेते हैं जल्दी स्पीड से। अभी तो मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपकी मैक्सिमम एज लिमिट क्या है ये भी मेंशन कर रखी है। तो भैया 35 साल से आपकी ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए, 35 मैक्सिमम है। इनके रूल अलग ही चल रहे हैं। जनरली ये देखा गया है कि कोई मैक्सिमम एज लिमिट होती नहीं है। रिटायरमेंट से पहले तक का जो टाइम पीरियड होता है उस टाइम पीरियड में आप अप्लाई कर सकते हैं यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। डिग्री कॉलेज की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ। लेकिन भाई इनके अपने रूल हैं क्योंकि ये ऑटोनोमस बॉडी है तो इसमें यहाँ पर थोड़ा सा रूल चेंज कर रखे हैं। 35 ईयर हैं मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर 35 है, इससे ज़्यादा के लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो कितने लोग तो यहीं पर छट जाएंगे। बाकी अगर हम बात करें यहाँ पर जो रिजर्वेशन का जो फायदा मिलेगा वो दिल्ली वालों को मिलेगा, जो दिल्ली एनसीटी वाले हैं उनको फायदा मिलेगा। यहाँ पर रिजर्वेशन का क्लियरली मेंशन कर रखा है। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स हैं तो वो भी आप देख लीजिए। आपको सबसे पहले ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना, उसके बाद उसकी हार्ड कॉपी भी भेजनी है रजिस्ट्रार ऑफिस एनसीयूटी के इस यूनिवर्सिटी के एड्रेस पर, ठीक है ना। तो ये काम आपको करना है। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स हैं तो वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये भाई फीस वगैरह दे रखी है तो इस पर भी जरा सा देख लेना क्योंकि यहाँ पर फीस भी लग रही है, तभी अप्लाई करना अगर आप इंटरेस्टेड हैं तभी, ठीक है ना। ओके।